जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त MK सर और आप देख रहे हैं MK एग्जाम साथी। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, किस पर बात करने वाले हैं तो देख सकते हैं भारतीय लोकतंत्र में समानता पे बात करने वाले हैं। आपका जो बुक होने वाली है वो होने वाली है NCERT और क्लास 7 की हम लोग पॉलिटी पे बात करेंगे। पॉलिटी पर बात करने से पहले तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इसमें ऐसी ऐसी बातें होंगी जो पॉलिटिक्स में होता है। पॉलिटिक्स और पॉलिटी दोनों के दोनों बहुत खास होते हैं, लेकिन आप पॉलिटी पढ़ करके ऐसा नहीं हो सकता कि पॉलिटिक्स पूरी कर सकते हैं। उसके लिए आपको उतरना होता है, लेकिन नॉलेज होने चाहिए जिससे आप समझ सकते हैं कि आपके अधिकार क्या है, आपके कर्तव्य क्या है। इनकी जानकारी बेहतर मिल पाती है। हमने जब NCERT को गहराई से देखा तो उसमें बहुत सारी ऐसी जानकारी छुपी हुई है जिन्हें जान करके खुशी हुई और हमें लगा कि हम अपने सारे दोस्तों को वो जानकारी दें। तो चलिए आज हम लोग साथ ही साथ लेते हैं उनकी जानकारी। देखिए, भारत के बारे में अगर बात करें तो भारत कैसा देश है, तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है आप कहेंगे? भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। तांत्रिक देश है। कहने का मतलब यह है मेरे भाई कि भारत में राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यहाँ कानून बनी है और कानून के थ्रू हम जनता राज करेंगे। ऐसे जगह को हम लोकतांत्रिक बताते हैं, या ऐसे क्षेत्र को, ऐसे देश को लोकतांत्रिक देश कहते हैं, जहां पर जनता जो है अपने सरकार को चुनती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वहां वो शासन करते हैं। तो यहाँ फाइनली क्या करते हैं, हम लोग जनता पे ही निर्भर रहते हैं कि जनता किसकी सरकार चुनती है ये तय करेगा। तो उसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। अच्छा, लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र के बारे में एक बहुत जो है राष्ट्रपति भी रहे हैं। कहाँ के रहे हैं तो वो बताएंगे। अमेरिका के, उसका नाम है अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन नाम है इनका। और अब्राहम लिंकन जो है, इन्होंने कहा कि जो लोकतंत्र है वो जनता का, आप सुनिएगा 2-3 बार, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। कहने का अर्थ यह है कि इसमें जनता ही वोट देंगे, जनता के लिए ही वोट देंगे और जनता ही फाइनली रूप से क्या करेंगे, शासन करेंगे। तो आपके मन में ख्याल ये आता होगा, क्या जनता शासन कर पाता है? आप कहेंगे देश में प्रधानमंत्री होते हैं, राज्य में यहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, गांव में मुखिया होता है। हाँ होता है, लेकिन वो किसके अकॉर्डिंग हुआ, उसको चुना कौन? तो आप कहेंगे जनता ने चुना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जनता खुद पे अपने से शासन करवाता है, वो चुन करके। अगर हम बात करें एक शब्द को लेकर के, इक्वलिटी या समानता की बात करें, तो समानता वो होता है जिसके थ्रू हम सारे लोगों को समान नजरों से देखें, समान जो है उनको अधिकार मिले, समान सम्मान मिले, ये होता है। और संविधान जो हमारा है वो इस पर काम कर रहा होता है कि समाज में चाहे निचली जाति के हो, चाहे ऊंची जाति के हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, उसको संवैधानिक रूप से उसको क्या मिले, समानता मिले, उसको कहीं से भगाया ना जाए। मान लीजिए कोई होटल जाता है और वो नीची जाति के हैं, तो उसे ये कह के ना भगाया जाए कि तुम नीची जाति के हो, तुम्हें ये खाना नहीं मिलेगा। हाँ, बेशक उनके पास पैसा नहीं हो तो उसे नहीं मिलेगा। ये बड़ी जाति के लिए भी होगा कि पैसा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन वहां पर ये कह के आप नहीं भगा सकते हैं कि आपकी जाति छोटी है इस कारण से आप यहाँ पर नहीं है, आपको ये अधिकार नहीं है। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी जाति के हो, आपको समान अधिकार मिलेगा। आप पुरुष हो अथवा आप स्त्री हो, आपको समान अधिकार मिलेगा। सार्वजनिक स्थान का उपयोग कर सकते हैं सारे लोग। जैसे ट्रेन में आप जाति देख करके नहीं बैठा सकते, धर्म देख के नहीं बैठा सकते, या किसी स्कूल में जाति धर्म के नाम पर आप ये नहीं कह सकते कि इन जाति के लोग पढ़ेंगे, इनका नहीं पढ़ेंगे, ये कतई आप नहीं कह सकते। जो कि सार्वजनिक स्थान है उस पर सभी लोगों का अधिकार है। बात करें कानून के नजर में, तो कानून के नजर में भी सभी जाति, सभी धर्म, सभी लोग, जन्म के स्थान पर आप कहीं से हो, चाहे यूपी से हो, बिहार से, कहीं से, तो वो भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर इनको कानून का जो होगा ये इसकी नजर में समान देखना पड़ेगा। ठीक है। अब भैया ये क्या मतलब? जैसे अगर मान लेते हैं कि गरीब के साथ कुछ अन्याय हुआ, क्या अमीर को सजा नहीं मिलेगी? क्या अमीर अगर अन्याय करता है तो क्या उन्हें सजा नहीं मिलेगी, या गरीब करता है तो नहीं मिलेगी? दोनों को समान रूप से संविधान सजा देगी। ठीक है। तो इसे कहते हैं कि कानून के नजर में
जो है क्या मिलने वाला है, समानता मिलेगा। ये अस्पृश्यता, क्या बोलेंगे, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत कहने का मतलब ये होता है कि संविधान भरकस, मतलब संविधान अपने तरफ से पूरे कोशिश करता है कि जो समाज में है वो छुआछूत ना रहे। आप इनके लिए शब्द छुआ क्या बताएंगे, छुआछूत, क्या लेंगे इसके लिए, छुआछूत। समाज कोशिश करता है, संविधान में ये कोशिश की गई है कि समाज में छुआछूत नहीं रहे, लेकिन सामाजिक स्तर पर आप और हम लोग में छुआछूत की भावना तो होता ही है, और ये से आप फील करते होंगे। फील नहीं करते तो आगे हम लोग रोजा पार्क्स की कहानी पढ़ेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आप सबने कहानी पढ़ी, जिन्होंने संविधान के, जिनको जनक भी माना जाता है, कितने यातनाएं झेले, कितनी सारी परेशानियां उनके ऊपर आई, तो ये आप वहां से भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु के। अच्छा, तमिलनाडु का हमने क्यों लिखा, इसके क्या रहस्य है? तो तमिलनाडु आपको पता है कि भारत का क्या है, एक राज्य है, और तमिलनाडु क्या करता है, तमिलनाडु 2001 में अपने यहाँ मध्याह्न भोजन देने की कोशिश, मतलब देने का जो क्या करता है, स्कूल में व्यवस्था करता है। अब भैया मध्याह्न भोजन क्या होता है? मध्याह्न भोजन वो होता है जो स्कूल में दोपहर में दिया जाता है, हम सबको मिला है। इनकी शुरुआत हुई है तमिलनाडु में, 2001 से शुरुआत हुई है। मध्याह्न भोजन देने के पीछे दो रीजन था। एक रीजन वो था क्योंकि गरीब जो होते हैं, गरीब जो बच्चे होते हैं, वो खाने के वजह से घर चले आते थे, उन्हें टिफिन बॉक्स नहीं मिलता है। देखते होंगे भाई, कोई कपड़ा उपड़ा भी कोई ठिकाना का नहीं, मतलब पहनाया जाता है, ऐसे चला जाता है, उसकी मजबूरी होती है। तो गरीब बच्चे को देख करके ये कानून मतलब बनाए गए थे कि मध्याह्न भोजन मिले। दूसरी जाति को लेकर के उन्हें लगा मध्याह्न भोजन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ भोजन देने का एक जो व्यवस्था है ताकि बच्चे पढ़ सके, कितना से कितना साल तक, 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे पढ़ सके, ऐसी बातें नहीं है। अगर हमने, जब आप गहराई से इसको देखोगे, गहराई से इसके तह तक जाओगे, तल तक जाओगे, तो आप पाओगे कि मध्याह्न भोजन के द्वारा ही इन्होंने कोशिश करा कि जातिवाद खत्म हो जाए। आप ज्यादातर देखेंगे कि यहाँ पर जो मध्याह्न भोजन के जो रसोइये होते हैं, जो खाना वाना बनाने वाला होता है, उसको छोटी जाति का रखा जाता है, ताकि ये अंतर ना हो सके कि छोटे जाति के लोग खाना बना रहे हैं और बड़े जाति के लोग नहीं खा रहे हैं। तो वहां से धीरे धीरे हम लोगों की यहाँ से जातिवाद जो तत्व है वो खत्म हो जाएगी। ये दो नजर, एक तो आप कहेंगे कि खाना इसलिए दिया जाता है ताकि बच्चे स्कूल में रहें, क्योंकि पहले क्या होता था, जब खाना नहीं दिया जाता था तो बच्चा खाना खाने के लिए घर जाता था, और छोटे बच्चे अपने से खाना खाता नहीं था, इसलिए उसके जो मम्मी बाद में हो, कहीं काम कर रहे हो, तो उन्हें घर आकर के उन बच्चों को खिलाना पड़ता था, जो कि बहुत बड़ी समस्या थी। इनके कारण कई बच्चे को स्कूल नहीं भेजा जाता था ताकि वो काम करेगा। दूसरी बात, उन्हें मतलब फिर जब आता था तो बच्चे का भी मन डोला रे डोला हो जाता था, आता था, खेलने लगता था, फिर स्कूल दोबारा नहीं जाता था। तो इन चीजों को देख करके मध्याह्न भोजन का व्यवस्था किया गया कि ताकि बच्चे रहे, दूसरी जातिवाद के तत्व जो है वो थोड़े कम हो जाएं, जातिवाद कम हो जाए। अब हम एक कहानी लेंगे जो कि कहानी है रोजा पार्क्स की। रोजा पार्क्स अफ्रीकी अमेरिकन है। आप थोड़ा सुनिए, आपको समझना पड़ेगा कि अफ्रीकी अमेरिकन कहने का मतलब क्या है, ठीक है। अफ्रीकी अमेरिकन, ये जो रोजा पार्क्स है, किसकी कहानी बात करेंगे हम, रोजा पार्क्स की। रोजा पार्क्स एक महिला होती है और ये अफ्रीकी अमेरिकन होती है, जो कि अश्वेत, बात करेंगे किसकी, अश्वेत की। अश्वेत, अमेरिका में दो नस्ल होते हैं, दो नस्ल में काफी भेदभाव होता है। एक होता है हमारा श्वेत, एक होता है हमारा श्वेत, और दूसरा होता है हमारा अश्वेत। अश्वेत, अगर हम श्वेत की बात करते हैं, अगर हम श्वेत की बात करते हैं तो ये गोरा हो जाता है, ये गोरा हो जाता है, और अश्वेत की जब बात करते हैं तो ये हमारा काला हो जाता है। तो वहां पर जो गोरे लोगों का अधिकार जो है ज्यादा रहता है, गोरे लोगों को जो व्यवस्था है वो अच्छी मिलती है, उसको सम्मान अधिक मिलता है। तो उसी की कहानी है। एक रोजा पार्क्स की महिला होती है जो कि अफ्रीका से आकर के अमेरिका में बसती है।
इसी के कारण इनको कहते हैं अफ्रीकी अमेरिकन। और जब ये महिला एक दिन क्या होता है कि काम करके आती है, थक जाती है। आपको कहानी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। जब ये महिला पूरे दिन काम करती है और काम करके जब इसके बदन टूट जाते हैं, मतलब दर्द करने लगते हैं, पूरे थक जाती है, तो उसी मतलब बस में चढ़ती है। और बस में पहले से वहां पर क्या होता था कि अगर कोई काला आदमी यानी कि अश्वेत आदमी जो अफ्रीकी अमेरिकन है, वो क्या है कि वहां पर बैठा हुआ है और कोई गोरा आदमी आता है तो उस आदमी को उठ करके कहना होता था कि आइए यहाँ पे बैठ जाइए। अब आइए यहाँ पे बैठ जाइए, उसे परेशानी होता था कि भाई पहले सीट उसने लिया, फिर उसे पीछा जाना पड़ता था। लेकिन ये पहली लेडी मैन बनी, पहली ये आयरन में लेडी कहेंगे कि ये जो क्या कहते हैं रोजा पार्क्स जो है, ये पहली ऐसी महिला बनी जो कि काली भी थी और दमदार भी थी। वो गोरे को कहा कि बबुआ इस बार तो नहीं उठेंगे, पूरा बैठे नहीं देंगे। उसको नहीं बैठने दिया, और जब नहीं बैठने दिया तो गोरका आदमी पूरा, अरे हमको नहीं बैठने दोगे, भागो भागो। बोले भागो भागो, मार झापड़ तो तोरा भागो भागो करता है। तो पहली बार ये महिला अपनी जो है ताकत दिखाई, और जब भी कोई पहली ताकत दिखाई जाती है और उसके साथ लोग हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, नारा देने लगते हैं, तब आंदोलन होता है। और इसी का फायदा हुआ कि वहां पर नागरिक अधिकार आंदोलन छिड़ा, जो कि 1950 में हुआ। 1950 के दशक के अंत में इसका उद्देश्य क्या था कि नस्लगत, यहां पर लिख देते हैं नस्लगत। इसका क्या था भैया? नस्लगत जो भेदभाव था, यानी कि गोरा और काला आदमी के बीच में जो भेदभाव था कि गोरा आदमी को अधिक सुविधा मिलेगा, काला आदमी को कम सुविधा मिलेगा, ये खत्म करने के लिए आंदोलन छेड़ा गया। कहा कि सभी अमेरिकन एक हैं, सभी अमेरिकन समान है, और समान जब इस देश में रहते हैं तो समान क्यों नहीं मिलेगा? क्यों कोई गोरा आदमी आएगा और काला आदमी को धक्का देके आगे से पीछे कर देगा? ऐसा नहीं होगा। तो ये आंदोलन छिड़ा। ये कौन सा आंदोलन था? नागरिक अधिकार आंदोलन। भैया क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था नस्लगत, यानी कि जो काला गोरा का भेदभाव था उसे मिटाना था। अब हम बात कर लेते हैं सार्वभौमिक वयस्क जो ये अधिकार। यहाँ पर मताधिकार आप लगा देंगे, मताधिकार मेरे भाई क्या होता है? सार्वभौमिक मतलब ये होता है कि आप जिस देश की हम बात कर रहे होते हैं, जिस क्षेत्र की बात कर रहे होते हैं, वहां के लिए अगर ये शब्द आए तो इसका मतलब ये होता है कि वहां के सारे लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बीच वाला हो। समझ रहे होंगे? चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो क्या हो, यहाँ पे थर्ड जेंडर हो, चाहे वो काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का हो, ये सबको वोट देने का अधिकार होगा। वो लोकतांत्रिक समाज का क्या होता है? सार्वभौमिक जो है ये लोकतांत्रिक समाज का महत्वपूर्ण अंग होता है। यही तो हमारे हाथ में होता है बटन, कि हम इसी से अपनी सरकार चुन सकते हैं। सबसे बड़ा हथियार हमारा मताधिकार होता है। क्या होता है भैया? 18 साल से, अगर आप 18 साल के हैं या 18 साल से अधिक हैं तो आपको वोट देने का अधिकार है। यही क्या कहलाएगा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। आप वयस्क हैं, जवान है, 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर के हैं तो आप वोट दे सकते हैं। अगली बात आती है संविधान की, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन आप बताएंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो हमारा संविधान है, संविधान क्या होता है? जैसे घर को चलाने के लिए भी नियम कानून होते हैं। पापा जब एक गार्जियन होते हैं तो घर अच्छे से चलते हैं, उसी तरीके से देश को चलाना भी बहुत जिम्मेदारी वाला काम हो जाता है। और देश को बिना लिखा पढ़ा हुआ अगर चलाएंगे तो फिर हमारा देश चल नहीं पाएगा। एक दूसरे में लड़ाई हो जाएगी, एक दूसरे में इतना बड़ा क्षेत्र को चलाना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए हमारे देश के जो उस समय के राजनेता हुए, जो कि आप सबको पता होगा, भीमराव अंबेडकर हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, ये इन लोगों ने संविधान को बनाया। और संविधान वो क्या होता है? आप कहेंगे हमारे संविधान क्या होता है? एक क्या होता है? किताब होता है या दस्तावेज होता है? किताब होता है, कानून या नियम का किताब होता है। उसमें लिखा रहता है कि देश को किस तरीके से चलाना है, इस जनता को कैसे हैंडल करना है, और यही हमारा क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है।
उम्मीद है कि पूरी जानकारी आपको बेहद अच्छी लगी होगी और हमने पूरी कोशिश करी है कि सरल भाषा में समझाया जाए आप सबको और एक जो सही कंटेंट होता है वो दिया जाए। तो इसी के साथ जय हिंद, बाय, मिलते हैं अगले क्लास में।